दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले हो गए हैं। साथ ही करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 180 दिन से पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है। इस वायरस के बारे में चीन ने पहली बार 31 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी दी थी। बीते साल के अंत में चीन से पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर अमेरिका में जहां मृतकों की संख्या 1,27,000 के पार हो गई है, वहीं ब्राजील में हालात बेकाबू हैं। यहाँ 56,000 से ज्यादा मौतों के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12,80,000 के पार चली गई है। अमेरिका अब भी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत बेशक चीन से हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देश हैं। इन देशों में संक्रमण के 53% यानी 53,28,449 मामले हैं। भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हालात किस कदर खौफनाक हैं। शनिवार को बीते 24 घंटे में 18,552 नए कोरोना मरीज सामने आए, जो कि एक दिन में सबसे बड़ी छलांग है। 24 घंटे में 384 मरीजों ने कोरोना से दम भी तोड़ा है। इसके साथ ही अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5,08,953 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,685 हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 1,97,000 हैं, जबकि 2,95,881 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 10,244 लोग ठीक हुए हैं, जो एक दिन में ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट 58.13% पर पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या भले ही 5 लाख को पार कर गई हो, लेकिन मृत्यु दर में कमी का आंकड़ा कुछ राहत देने वाला है। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्रियों संघ बैठक के बाद बताया कि भारत में मृत्यु दर 3% के करीब है, जो दुनिया में सबसे कम है। हर्षवर्धन बोले कि लॉकडाउन के पहले देश में कोरोना के मामलों का डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था, जो अब 19 दिन के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा देश में 85% मरीज 8 राज्यों से हैं और कुल मौतों का 87% आंकड़ा भी इन्हीं 8 राज्यों से ही सामने आया है। बकौल हर्षवर्धन देश में 1026 सरकारी और प्राइवेट लैब्स के माध्यम से शुक्रवार को 2,20,000 कोरोना के टेस्ट किए गए। कांग्रेस के आरोपों से लगातार बैकफुट पर दिख रही केंद्र सरकार ने शनिवार को पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर 10 सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस ने देश के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके बाद वो इन सवालों से बच नहीं सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि देश जानना चाहता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन और चीन सरकार के बीच क्या तय हुआ था और साल 2005 से 2009 के बीच संस्था को चीनी दूतावास से कितना दान मिला। नड्डा बोले कि आज भारत के लोग जानना चाहते हैं कि सीएजी ऑडिटिंग के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन के अकाउंट्स ने मना क्यों किया और क्यों इनकी ऑडिटिंग नहीं हुई। नड्डा ने मेहुल चोकसी का भी मुद्दा उठाकर कांग्रेस से पूछा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्यों चोकसी से चंदा लिया और इसके पीछे कांग्रेस की क्या साठगांठ थी। राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग को लेकर बीजेपी को उठाए गए 10 सवालों के जवाब में अब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ पार्टी से 10 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को निराधार बताते हुए आरएसएस को मिलने वाले चंदे का हिसाब मांगा है। साथ ही चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से बीजेपी और आरएसएस के रिश्तों को लेकर भी सवाल दागे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पूछा कि अमित शाह ने 2014 में विधायकों और सांसदों को चीन क्यों भेजा था। गुजरात के सीएम और फिर पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर बार चीन क्यों गए। राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद 2009 में आरएसएस को कम्युनिस्ट पार्टी ने क्यों बुलाया और वो क्यों गए। साथ ही कांग्रेस ने पूछा कि जिस तरह राजीव गांधी फाउंडेशन ने किया, क्या बीजेपी उसी तरह आरएसएस, विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन के सभी डोनर की सूची और विदेशों से मिले पैसे के सोर्स की जानकारी सार्वजनिक कर सकती है। इसके अलावा सुरजेवाला ने सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे की सफाई भी दी है। उन्होंने बताया कि 2005 में पीएम राहत कोष के राजीव गांधी फाउंडेशन को मिली 20 लाख की राशि को अंडमान निकोबार की सुनामी पीड़ितों पर खर्च किया गया।
एलएसी पर चीन की बदमाशी जारी है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में लगातार वो वादा खिलाफी कर रहा है और अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि गलवान नदी के तटबंध पर चीन ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 कैंप बना लिए हैं। तस्वीरों में काले तिरपाल वाले कैंप चीन के हैं। प्लैनेट लैब्स की ये सैटेलाइट तस्वीरें 25-26 जून की हैं, यानी 22 जून की कोर कमांडरों की बातचीत के 2-3 दिन बाद की, जिनमें चीन भी सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुआ था। बता दें कि एलएसी से सटा यह इलाका 9 किलोमीटर के दायरे में है और इन सैटेलाइट तस्वीरों से साफ होता है कि चीन ने इस पूरे इलाके से अपना कब्जा नहीं हटाया है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ चीनी सेना के 16 से ज्यादा कैंपों के अलावा सैकड़ों ट्रक, ऑफ रोड व्हीकल्स, बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनरी भी नजर आई हैं। इससे पहले पैंगोंग त्सो के इलाके में भी भारी चीनी बल की पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हो चुकी है, जहां चीनी सेना फिंगर 4 तक आ गई है। शुक्रवार को ही चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्त्री ने कड़े शब्दों में चीन को चेताया था कि वो जबरन जमीन पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश न करे, वरना मौजूदा शांति खतरे में पड़ जाएगी। एनसीपी अध्यक्ष और देश के पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चीन और एलएसी के परिप्रेक्ष्य में दिए गए इस बयान में पवार बोले कि जब दुश्मन ने भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया तो हमारे सैनिकों ने चीनी सेना के जवानों को पीछे धकेलने की कोशिश की। इसीलिए यह कहना कि ये सब किसी भी या फिर रक्षा मंत्री की विफलता है तो ये सही नहीं होगा। पवार बोले कि अगर हमारी सेना अलर्ट पर नहीं होती तो हमें चीन के दावे के बारे में पता ही नहीं चल पाता। पवार ने जोड़ा कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था, जब चीन ने हमारे एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए ये आरोप लगाने का समय नहीं है और हमें ये भी देखना चाहिए कि अतीत क्या था। पवार का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी लगातार एलएसी के मुद्दे पर पीएम मोदी को घेर रहे हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस एक साथ सरकार में हैं। गलवान घाटी में भारत चीन हिंसक झड़प के बाद देश में चीनी सामानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब कोलकाता में जोमेटो के कई डिलीवरी बॉयज ने कंपनी से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये लोग ऐप बेस्ड फूड कंपनी जोमेटो में चीनी निवेश का विरोध कर रहे हैं। जोमेटो में काम कर रहे ये लोग कोलकाता के बेहला पुलिस स्टेशन के सामने जमा हुए और जोमेटो की टी शर्ट जलाई, साथ ही चीन के साथ नारेबाजी की। यही नहीं, जब जोमेटो के स्टाफ से पूछा गया कि कंपनी छोड़ने के बाद इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तो उन्होंने कहा कि वे भूखे रहने को तैयार हैं, लेकिन देश पर बुरी नजर डालने वालों के साथ कतई काम नहीं करेंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने तो आम आदमी की हालत खराब कर दी है। इसी को देखते हुए शनिवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से काले कपड़े पहनकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कार की अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस पे कार की अर्थी बनाकर जनाजा निकाला गया और रेहड़ी पर बैठकर विरोधी नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी आया महंगाई लाया और भाजपा भगाओ देश बचाओ जैसे नारे लगाए। बता दें कि पिछले 21 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पिछले 21 दिनों में डीजल 11 रुपए तो पेट्रोल 9 रुपए 12 पैसे महंगा हो चुका है। दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने एक्टर की याद में युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए एक चैरिटी संस्था की स्थापना की है। सुशांत के परिवार ने बताया कि वो अपने हर एक फैन से सच में बहुत प्यार करते थे और लोगों का सपना पूरा करवाने में हर संभव मदद करते थे। अब सुशांत का परिवार उनके पटना के राजीव नगर में स्थित घर को एक स्मारक में बदलेगा। परिवार की तरफ से इस घर में सुशांत से जुड़ी चीजों को रखा जाएगा, जिसमें उनकी तस्वीरें, किताबें और दूरबीन शामिल हैं।